भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक का स्थापना कैसे हुई, उसके मेन उद्देश्य क्या है, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूंजी और स्वामित्व क्या है, भारतीय रिज़र्व बैंक का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, भारतीय रिज़र्व बैंक का संगठन और प्रबंध कैसा है, तथा लास्ट टॉपिक जो कल का था वो था हमारा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रशासनिक विभाग। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य फंक्शंस ऑफ आरबीआई से। जैसा कि अभी अपन ने जितना डिस्कस किया उससे समझ में आ रहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की देश का केंद्रीय बैंक है और यह बैंक वो समस्त कार्य करता है जो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने आवश्यक होते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की प्रस्तावना के अनुसार इस बैंक का मुख्य कार्य बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखने हेतु कोषों को रखना तथा चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्रीय हित में संचालन करना होता है। यानी मेन काम यह है। इसके अलावा भी कुछ कार्य और जैसे संपन्न करता है, जिसमें फर्स्ट है हमारा नोटों का निर्गमन, इशूज़ ऑफ नोट्स। हमारे देश में आरबीआई को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की पत्र मुद्रा रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्गमित की जाती है। 1 रुपये के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आरबीआई अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यह बैंक 2 रुपये, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट, 500, 1000, 5000 और 10,000 के नोट निर्गमित कर सकता है। लेकिन अभी हमारे करंट में 1000 का और 5000 और 10,000 के नोट प्रचलन में नहीं है। अभी तक सभी अधिमानों के नोट निर्गमित किए जा चुके हैं। ईयर 1978 से बैंक ने 1000, 5000, 10,000 के नोटों को साधारण जनता द्वारा लेन देन के लिए बंद कर रखा था और 1000 के नोट को फिर वापस चालू कर दिया था और अब वापस से बंद करा हुआ है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक सरकार के एजेंट के रूप में सिक्कों के वितरण और जारी करने का कार्य करता है। वर्तमान में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के चलन में है। आरबीआई द्वारा बैंकिंग सिद्धांत पर न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना, गोल्ड रखा जाना चाहिए। रिमेनिंग बाकी जो बचे हुए हैं 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूति रखी जा सकती है। संकट के समय आरबीआई भारत सरकार की पूर्व अनुमति से 85 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर विदेशी प्रतिभूतियों के कोष की मात्रा को किसी भी सीमा तक घटा सकता है। इस प्रकार पहला कार्य नोटों का निर्गमन। दूसरा है सरकार का बैंकर, अभिकर्ता और सलाहकार, बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, अभिकर्ता और वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करना, उनकी ओर से भुगतान करना, उनकी विदेशी विनिमय, मुद्रा हस्तांतरण और अन्य बैंकिंग क्रियाओं को करना तथा सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक सरकार के अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में वो सभी कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं, वहाँ भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में यह सब कार्य करता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए आरबीआई को कोई शुल्क नहीं दिया जाता और इन कार्यों को करने के बदले रिजर्व बैंक सरकारी खातों में
जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं देता। तीसरा पॉइंट है हमारा बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। शीर्ष बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। विधान के अनुसार अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम 3% और अधिकतम 15% रिजर्व बैंक के पास कैश जमा कराना होता है। इसे कैश रिजर्व रेशो या नगद कोषानुपात कहते हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध कराता है। चौथा पॉइंट है समाशोधन कार्य, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। बैंकों को आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का भी संचालन किया जाता है। आजकल इंटरनेट और आधुनिक तकनीक द्वारा समाशोधन का कार्य शीघ्र और सरलता से किया जाने लगा है। इसके लिए बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की तत्काल समाशोधन सुविधा भी प्रदान करने लगे हैं और अब मशीनों के प्रयोग से भी तत्काल समाशोधन क्लियरिंग होने लगा है। फिफ्थ पॉइंट है विदेशी विनिमय नियंत्रण, कंट्रोल और फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व बैंक देश के बहुमूल्य धातु कोषों और विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास सुरक्षित रखता है। भुगतान असंतुलन की स्थिति में बैंक इन कोषों के द्वारा विनिमय दर में सापेक्षिक स्थिरता लाने का प्रयास करता है। विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए आरबीआई निश्चित दरों पर नियंत्रित ढंग से विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। विदेशी विनिमय के नियमन के लिए रिजर्व बैंक ने अलग से एक विनिमय नियंत्रण विभाग की स्थापना भी कर रखी है। यह विभाग विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का संपूर्ण अकाउंट लेखा जोखा रखता है तथा उनमें संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। सिक्स्थ पॉइंट है बैंकिंग प्रणाली का नियमन, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन इस तरह से करे जिससे कि लोगों का बैंकिंग में विश्वास बना रहे और बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई को बैंकों के नियमन हेतु व्यापक अधिकार भी प्राप्त है। फर्स्ट है लाइसेंस। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक बैंक को बैंकिंग कार्य प्रारंभ करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है और लाइसेंस देते समय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति कैसी है, वह अपने देय धन का पूर्ण भुगतान कर सकता है और उसके कार्य जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल तो नहीं है। सेकंड, मैनेजमेंट। धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि वह किसी बैंक के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक को अवांछित समझे तो उसे पद से हटा सकती है। तीसरा, ब्रांच एक्सपेंशन, शाखा विस्तार। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बैंकों को नई शाखाएं खोलने और शाखाओं के स्थान परिवर्तन के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। और चौथा पॉइंट, इंस्पेक्शन, निरीक्षण। धारा 35 के अनुसार आरबीआई को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के पूंजी कोष, नगद राशि, ऋण, उसके पीछे रखी गई प्रतिभूतियां, अन्य सभी बातों की पूर्ण जांच कर सकता है और रिजर्व बैंक जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए संबंधित बैंक को निर्देश भी देता है। फिफ्थ पॉइंट है विलयन और अवसायन, अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन। किसी भी बैंक के अन्य बैंक के साथ विलयन से पहले रिजर्व बैंक की आज्ञा लेना अनिवार्य है। मर्ज करने के संबंध में आरबीआई की नीति ऐसे विलयन को प्रोत्साहन देता है जिनमें जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हो और उस क्षेत्र में उन बैंकों के विलयन से बैंक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होती हो। जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति अधिक बिगड़ जाती है और सुधार की कोई संभावना नहीं रहती,
रिजर्व बैंक उनके अवसायन के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र देता है। फंक्शंस में 7th पॉइंट हमारा क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण, जिसका कि हम पूरा अलग से एक हेडिंग में स्टडी करेंगे, अलग से पूरी एक हेडिंग में मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा कुछ कार्य और है, जैसे कृषि साख, औद्योगिक वित्त, आर्थिक समंकों का एकत्रीकरण और प्रकाशन, बैंकिंग शिक्षा और प्रशिक्षण, मुद्रा हस्तांतरण, मुद्रा परिवर्तन, निक्षेप स्वीकार करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन देन, बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार और विकास वित्त की पूर्ति, ये सारे कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैंने जो पेज आप देख रहे हो उसमें मैंने लिख रखा है कि रिजर्व बैंक के कुछ प्रतिबंधित कार्य भी हैं, यानी प्रोहिबिटेड फंक्शंस भी हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था में सुदृढ़ता लाने और अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए रिजर्व बैंक पर कुछ कार्यों के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ना तो किसी कंपनी के अंशों को क्रय कर सकता है, ना ही अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। रिजर्व बैंक अपने पास डिपॉजिट पर ब्याज नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक पीरियडिकल बिल्स नहीं लिख सकता, न ही उन्हें भुना सकता है। रिजर्व बैंक अनसिक्योर्ड ऋण नहीं दे सकता, प्रतिभूति रहित ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक अचल संपत्ति की जमानत पर कोई ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक अपनी मूल आवश्यकता के अतिरिक्त अचल संपत्ति या स्थायी संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता। यानी ये सारे काम जो रिजर्व बैंक नहीं कर सकता, और उससे पहले हमने वो सारे काम करे जो रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो आज जो मैंने डिस्कस किया है वो है कि रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं। इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, 7th पॉइंट, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई कैसे होता है। आज के लिए इतना ही।